आज की हमारी वीडियो है क्लास 7th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस बॉक्स मतलब ये जो मिसिंग फ्रैक्शन है इसको फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ये दिया है ये हमने लिखा 1/7 इंटू में है 21 डिवाइड में 8। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 7 ये है, न्यूमरेटर में 21 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 7 1 7, 7 3 21। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3/8। यही मिसिंग नंबर्स है जो कि इस बॉक्स में आएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये हमें दिया हुआ है 3/7 इंटू में यहाँ पर बॉक्स दिया है कि इसमें क्या मिसिंग फ्रैक्शन आएगा। इक्वल में हमें दिया है 15/28। इस 3/7 को जब ट्रांसपोज करेंगे हम उस साइड तो हमें जो न्यूमरेटर में है वो चला जाता है डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है वो चला जाता है न्यूमरेटर में। ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 7 जाएगा हमारा न्यूमरेटर में और 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसको कैंसिल करेंगे हम तो 3 1 3 और 3 5 हो जाएगा 15, और 7 से इसको कैंसिल करेंगे 7 1 7, 7 4 हो जाएगा 28। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5/4। ये करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आते हैं तो 2 से 3 बार वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द पेयर ऑफ इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -36 एंड सम इज -9। मतलब हमें उन इंटीजर्स का पेयर फाइंड करना है जिनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे -36 आए और उन्हें सम करने पे उनका -9 आए। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट करें कि 36 -36 किन किन का आता है, तो प्रोडक्ट ऑफ -12 एंड 3 इक्वल हो जाएगा -36। मतलब -12 इंटू 3 इक्वल होता है -36। और सम करें इनका सम करें हम इन्हीं दोनों नंबर्स का, सम ऑफ -12 एंड 3, तो ये भी हमें मिलेगा -9। करके देखते हैं। तो -12 प्लस 3 प्लस माइनस होगा माइनस, तो माइनस होगा 12 में से 3 तो आएगा 9, और लार्ज नंबर 12 है, इसके आगे माइनस का साइन लगा है तो हमारा आएगा -9। तो हमारा आंसर हो जाएगा -12 3। ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें पावर दी हुई है 75 रेज़ टू द पावर 3, 15 रेज़ टू द पावर 3 और m रेज़ टू द पावर 9। इस तरह से ये दिया हुआ है। तो जो पावर होती है उतने टाइम्स हमें उसी नंबर्स को लिखना है मल्टीप्लाई में। तो इसको हम लिख सकते हैं 75 इंटू में 75 इंटू में 75। फिर 15 को लिखते हैं 15 इंटू में 15 इंटू में 15। ये हमने लिखा 3 टाइम्स। m को भी 9 है तो 9 टाइम्स लिख सकते हैं। m इंटू में m इंटू m इंटू में m इंटू m, इस तरह से 9 टाइम्स में लिख देते हैं। m इंटू m इंटू m, ये मैंने 9 टाइम्स लिख दिया है। और नीचे भी इसी तरह से हम डिवाइड में भी इसी तरह से लिख देते हैं। 225 को 3 टाइम्स लिख देते हैं। इनटू में m रेज़ टू द पावर 6 है तो इसको भी 6 टाइम्स लिख देते हैं हम। अब इसको कैंसिल करते हैं। जो 1m से 1m, इस तरह से 6m से 6m कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 से कैंसिल करते हैं इसको, 15 बन जाए 15, तो ये 15 से 1 टाइम्स कैंसिल हुआ। 15 बन जाए 15, यहाँ पर बचेंगे रिमेनिंग जो होगा वो 7 होगा।
तो ये 75 हो जाएगा। 15 5 जा 75। इस 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग बचा है वो उसको हम लिख लेते हैं। तो रिमेनिंग में हमारा है 75 इंटू में 75 इंटू में 75 इंटू में 15 और इंटू में 1 2 3 3 टाइम्स में m है तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं m रेज टू द पावर 3। अब डिवाइड में हमारा 225। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। एक बार 225 को हमने नहीं लिखा था तो ये लिख देते हैं 225। तो ये एक बार यहाँ पर भी आ जाएगा 225। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको हम 15 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 15 बन जाए 15, 15 बन जाए 15, यहाँ पर 7 रिमेनिंग बचेगा हमारा। तो 15 5 जा 75। अब इसको कैंसिल करते हैं हम 15 से। 15 बन जाए 15, 15 5 जा 75, ये आ जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 15 से इसको कैंसिल करेंगे। 15 5 जा 75, 15 बन जा 15, 7 रिमेनिंग होगा। 15 5 जा 75। फिर इसको कैंसिल करते हैं। 15 बन जा 15 और 15 5 जा 75। अब जो ऊपर है उसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स आ रहा है। 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू में m रेज टू द पावर 3। 5 3 टाइम्स से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ये 125 m रेज टू द पावर 3। 5 इंटू 5 25 इंटू 5 हो जाता है 125 रेज टू द पावर m रेज टू द पावर 3। ये का हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीना डिपॉजिटेड हर सेविंग इन अ बैंक दैट ऑफर्ड 11:1/9% सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक टू डबल द डिपॉजिट। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पूछा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जो समीना है वो डिपॉजिट करती है कुछ मनी बैंक में, तो उसको ऑफ़र किया जाता है 11:9% रेट पे सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है। तो कितने टाइम्स के बाद वो जो मनी डिपॉजिट की है वो डबल हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं इसको। तो इसमें देखिए डबल कब होगी मनी, जब उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, जितनी उसकी मनी की होगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट बी द टाइम। टाइम को ले लेते हैं क्योंकि टाइम को हमें फाइंड करना है। तो टाइम को हमने ले लिया टी और जो डिपॉजिट मनी है हमारी उसको हम ले लेते हैं पी। डिपॉजिट मनी को हमने पी ले लिया। सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था कि अगर जो मनी डबल हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मनी की इक्वल होगा। ये भी पी ही होगा क्योंकि मनी को डबल कर रहा है तो इंटरेस्ट भी हमें उतना ही मिलेगा जितनी की हमारी मनी है। नेक्स्ट हमें रेट दिया हुआ है। तो रेट ये क्वेश्चन में गिवन है। रेट की वैल्यू दी है 11:1/9। इसको सॉल्व कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो 11 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइड में आएगा 9। तो ये हो जाएगा 99 प्लस 1 डिवाइड में 9। तो ये रेट हमें मिल गया 100 डिवाइड में 9%। अब जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वह होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल में P इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड में आ जाएगा 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी P, क्योंकि वो हम पहले बता चुका हूँ, और P को हमने P ही माना था। रेट हो जाएगी 100 डिवाइड में 9 और ये 100 है ही हमारा पहले से फॉर्मूला का, और T की वैल्यू हमने T ली थी, ये हम माना था। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो जब ट्रांसपोज करेंगे हम, यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारा जाएगा P इंटू में 9 इंटू, यहाँ पर देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 यहाँ पर आ जाएगा और P डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9 डिवाइड में P इक्वल में T। ये P से P कैंसिल, तो T की वैल्यू हमारी मिल गई 9 ईयर्स। यही हमारा आंसर होगा, कितने ईयर्स में जो डिपॉजिट मनी है वो डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर्स 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर
फाइंड इट्स पैरामीटर। तो देख लेते हैं डायगोनल मतलब क्या होगा कि जो लोम्बस होता है वह क्या होता है कि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं वन अनदर को। और बात करें तो पैरामीटर क्या होता है, तो पैरामीटर मतलब जो लेंथ ऑफ अ जो पूरी शेप की कोई भी शेप दिया है उसकी सभी लेंथ का सम कर दें तो वो हमें पैरामीटर मिल जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये डायगोनल क्या होगा, इसके जो अपोजिट ये वर्टाइसेस होते हैं, इसके अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो डायगोनल होती है। जैसे कि एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये है, तो इसकी लेंथ हमें दी है, ये हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर दी है और दूसरी ये दी है हमें 24 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर दी है और ये 24 हो जाएगी। तो ये 10 है, तो ये डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे हम इसको O ले लें और ये इस वर्टाइसेस को A, V, C और D ले लेते हैं इसको, तो ये अगर 10 है पूरी तो ये हो जाएगी 5 और ये भी हो जाएगी 5, और ये पूरी अगर 24 है तो ये उसकी हाफ 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी। मतलब ये डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये भी 5 है तो ये भी 5 होगी। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट ABCD, लेट बी ABCD या रोम्बस, इसको हमने रोम्बस ले लिया, एंड AC एंड BD इट्स डायगोनल, ये हमने इनके डायगोनल को ले लिया है। अब इसकी वैल्यू हमें दी है, क्वेश्चन में गिवन है, तो AC इक्वल में हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और BD इक्वल में दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। जब AC 10 सेंटीमीटर है तो OA की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी OC के इक्वल में, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्यों, यहाँ पे हम सेंस करके क्या लिखेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। अब यहाँ पर इसी तरह से हमें जो दी हुई है ये OB की जो वैल्यू है, OB की वैल्यू इक्वल होगी OD के, और ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, मतलब 24 की हाफ। यहाँ पर भी वही रीज़न आएगा, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। तो इस तरह से ये वैल्यू हमें मिल गई हैं। अब देखिए इसके बाद सॉल्व करेंगे तो इस वाले ट्राइंगल में हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, और ये राइट एंगल बना रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है राइट एंगल में। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल में लगता है। राइट एंगल में ये मैं बना लेता हूँ, ये जो शेप को उसको ट्राइंगल को हम अलग कर लेते हैं। तो ये जो ट्राइंगल हमारा बन जाएगा OA, और यहाँ पर हमें दिया था OA और ये D, इस तरह से ये हमें दिया था OAD। ये राइट एंगल को मैंने वहाँ से निकाल लिया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें दी है 5 और एक वैल्यू दी है हमें 12, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये होता है हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा होता है बेस। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल में लगे, तो राइट एंगल में ट्राइंगल में लगता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम।
इसको लगाते हैं हम, तो क्या होगा हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल में होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यह होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमें नहीं पता है, यही हमें एडी का स्क्वायर लिख देंगे हम, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 स्क्वायर, और जो बेस की वैल्यू है वह है 12 स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारी 25 प्लस 144, तो ये हो जाएगा 169, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा रूट, ये आ जाएगा रूट के अंदर, जब ये रूट के बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा 13। तो ये हमें एडी की वैल्यू मिल गई 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 13 जो वैल्यू मिली है हमें, इसकी एडी की वैल्यू मिल गई है, और जो इस एडी की वैल्यू 13 मिली है, तो हमें पता है कि रोम्बस में चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है, तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगा, और ये भी 13 होगा। चारों इक्वल हैं, तो पैरामीटर मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ अ शेप। तो इसको हम क्या करेंगे, जब एक साइड की 13 है तो सभी साइड 13 होगी, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, इक्वल में 4 × 13, तो यह हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक ज़रूर करें।